स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो पेपर सेकंड होगा। ठीक है, उस पेपर सेकंड में आपके आने 100 क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछी जाएगी हिंदी, जीएस और जीके। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके पास आएंगी यहाँ पे, हिंदी, जीएस और जीके। तो उसी से संबंधित हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन करेंगे आज। और पूरे पेपर जो होगा ना, यूबीटीआर जो पेपर कराता है ना, पूरा उसके लेवल का पेपर होगा। देखिए, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर कैंसिल हो गया है तो इसका मतलब पेपर होगा नहीं। सरकार कभी भी क्या है, पेपर करवा सकती है, क्योंकि अभी जो है कल की जो मीटिंग हुई है, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार है शत्रुघ्न सिंह, उन्होंने क्या कहा है कि सरकार क्या नवंबर तक क्या सभी भर्तियां कराएं और उनको क्या है, जो उनका नियुक्ति लेटर है उनको भी शीघ्र से शीघ्र प्रदान करें। तो हो सकता है कि अब जुलाई के महीने में जो है स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा उसमें सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन जो है परीक्षा हो गई होगी, पेपर तो होके ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, उर्मी का पर्यायवाची क्या है? ए है झील, बी है तरंग, सी है नदी और डी है वायु। तो जो उर्मी है उसका जो है पर्यायवाची है वो है तरंग। ठीक है, तो तरंग को क्या कहा जाता है? उर्मी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, वो कवि जो तत्काल कविता करें उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सुकवि कहते हैं, महाकवि कहते हैं, आशु कवि कहते हैं या राजकवि कहते हैं? तो जो कवि तत्काल कविता करता है उस कवि को कहा जाता है आशु कवि। क्या कहा जाता है? आशु कवि। तो दो का क्या आंसर है? सही आंसर है सी। तो दो का सही आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि अंधों में काना राजा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ये सबको आता ही होगा। बुद्धिमानों में मूर्ख होना, बुद्धिमानों में सिरमौर होना, मूर्खों में सुयोग्य होना या नालायक व्यक्ति होना। तो इसका सही जो आंसर होगा 3 का होगा सी। तो कानों में अंधा राजा कौन होता है भाई? जो मूर्खों में अपने को क्या समझे, बहुत ही योग्य समझे, खुद को बहुत ही सुयोग्य समझे। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ का सही आंसर क्या होगा कि उंगली पर नाचना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए है झगड़ा करना, बी है वश में करना, सी है अच्छा नाच करना या नाचने में प्रवीण होना। ठीक है, तो हम बोलते भी हैं कि यार वो क्या है, अपनी पत्नियों की उंगलियों पर नाचता है। ठीक है, तो अगर कोई किसी की उंगलियों पर नाच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी चौथे का क्या होगा? बी। तो उंगलियों पर नाचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि वश में करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? दही, पकौड़ी, तितली या बिजली। देखो, अगर आपको पता करना हो कि कोई भी शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है तो आप कैसे करेंगे? आप सेंटेंस बनाइए उसे। जैसे पकौड़ी क्या है? खाई जाती है। पकौड़ी क्या की जाती है? खाई जाती है। ठीक है, बिजली क्या है? बिजली चमकती है, तो चमकती है। अगर बिजली चमकता है तो पुल्लिंग होता है, चमकती है तो क्या है? स्त्रीलिंग है। पकौड़ी खाई जाती है, ती है तो मतलब क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है। अगर खाया जाता है तो क्या होगा? पुल्लिंग होता। ऐसे भी तितली क्या उड़ती है? तितली उड़ता नहीं है कभी, तितली क्या है? उड़ती है। तो तितली क्या है? यानी स्त्रीलिंग है। लेकिन दही भी क्या है? खाई जाती है। क्या होता है? खाई जाती है। तो ये सारे के सारे तो क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद में क्या है कि दही एक अपवाद है कि दही क्या है? पुल्लिंग है, हमेशा स्त्रीलिंग कभी नहीं होता। तो आप आज के बाद हमेशा याद रखिए कि दही क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि दही क्या है, तो दही क्या है? हमेशा पुल्लिंग है। जबकि लगने में कैसा लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, कि दही तो यार खाई जाती है, तो ती है का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। लेकिन दही क्या है? पुल्लिंग है। तो यानी कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत मतलब तीन तो एक समान है और एक क्या होगा? अलग होगा उसमें। तो कागज है, बी है कॉपी, सी है रजिस्टर और डी है डायरी। तो देखो, कॉपी में क्या होते हैं? पेज होते हैं बहुत सारे, डायरी में बहुत सारे पेज होते हैं, रजिस्टर में बहुत सारे पेज होते हैं, लेकिन कागज तो क्या है? केवल पेपर है एक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है 7 क्या है? कृतज्ञ का विलोम है उपकृत, उपकारी, कृपण या कृतहन। तो देखो, कृतज्ञ का हमेशा विलोम होता है कृतहन। क्या होता है? कृतहन। कृतज्ञ मतलब होता है जो किसी के आगे का पालन करता है, और जो बिल्कुल किसी ओबीडियंट को मतलब कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृतहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, एक पानी का गिलास दो,
गेहूं की बोरियां लाओ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो इसमें से सबसे ऐसा लग रहा होगा सब ये सही होंगे, लेकिन ये इसमें से इसका जो सही आंसर होगा वो डी, उपरोक्त में से कोई भी जो वाक्य है वो शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं? देखो यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब गाय क्या कभी शुद्ध होती है? शुद्ध तो क्या होता है? दूध होता है। तो यहां होना चाहिए यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहां गाय का क्या मिलता है? शुद्ध दूध मिलता है। अगला क्वेश्चन है एक पानी का गिलास दो। अच्छा, पानी कभी 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते हो? पानी को कभी 1 2 3 4 5 6 नहीं बोला जाता है। जबकि पानी तो क्या होता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर। तो इसका सही कैसे होना था कि पानी का एक गिलास दो। तो पानी तो गिलास तो क्या हो सकता है? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास होता है, हो सकता है। ऐसे ही क्या है? सी है 20 गेहूं की बोरियां लाओ। अच्छा, गेहूं क्या कभी ऐसा होता है कि 1 गेहूं, 2 गेहूं, 3 गेहूं, 4 गेहूं, 5 गेहूं? नहीं होता है ना। गेहूं तो क्या उससे बोल सकते हैं? आप यहाँ के 10 किलो गेहूं की बोरियां लाओ। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? गेहूं की 10 बोरियां लाओ, गेहूं की 20 बोरियां लाओ। ठीक है, तो इन सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस क्या नहीं है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर हो गया। सबसे पहला है कि उसमें एक गोपनीय रहस्य है। अगला है आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। फिर डी है वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो इसका सही आंसर है डी, कि वहां ज्वर की क्या होती है? सर्वोत्कृष्ट शिक्षा होती है। पहला क्या गलत है कि उसमें एक गोपनीय रहस्य है? उसमें नहीं, उसका एक गोपनीय रहस्य है। ठीक है, आप जैसा एक सज्जन कौन होगा? देखो आपको हमेशा याद रखना है कि सज्जन और जहां पे सज्जन और अच्छा एक साथ आए, ठीक है, तो सज्जन और अच्छा कभी भी एक साथ नहीं आते। जो सज्जन व्यक्ति होता है उसमें खुद ही क्या होती है? वो अच्छा व्यक्ति भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? आप जैसा सज्जन कौन होगा या आप जैसा अच्छा कौन होगा, यहाँ पे ये आ सकता था। ठीक है, 10वां पढ़ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है वो है इतिश्री होने का क्या अर्थ होता है? तो इतिश्री का मतलब क्या होता है? अंत होना, आरंभ होना, पूज्य होना या धर्मपत्नी होता है। तो इति नाम भी होता है कईयों लोगों का। तो इति का क्या, इति का जो अर्थ होता है वो हो अंत होना। क्या होता है? अंत होना। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें इति का मतलब क्या है? अंत होना। अगला क्वेश्चन है जो गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 10 अगस्त 1954 को हुआ था, 22 अगस्त 1945, 10 सितंबर 1945 या 22 जुलाई 1954 को? तो देखिए जो गिरिदा थे ना, गिरिदा, इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1945 को। और ये उत्तराखंड के क्या है? उत्तराखंड के एक गायक हैं बहुत अच्छे। अगर आपने कभी ये गाना सुना होगा, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मेरी पितृभूमि, तो ये इनका ही है। या इनके जनगीत हैं बहुत सारे, जैसे आज हिमाल तुमन, तो ये सारे इनके क्या है? गीत है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1945 को हुआ था। अगला है सैफ शीतकालीन खेलों का शुभंकर था। तो सैफ जो गेम्स होते हैं बहुत बार होते हैं। तो पहली बार जो सैफ गेम्स हुए थे वो हुए थे आपके औली या देहरादून में हुए थे, 2011 में हुए थे। और इनका जो शुभंकर था उस समय वो था जो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला भरल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 14, कि किस जिलों के समूह में अधिकतम विधायक चुने जाते हैं? पौड़ी एवं देहरादून, बी है देहरादून और हरिद्वार, सी है पौड़ी एवं उधम सिंह नगर और डी है पौड़ी एवं हरिद्वार। तो सबसे ज्यादा विधायक वहां से चुना जाएंगे जिस जिले में क्या होंगी? विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें होंगी। यानी कि जिस जिले के विधायक सबसे ज्यादा होंगे तो वहां सबसे ज्यादा विधायक चुने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा देहरादून और हरिद्वार है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में हमारे जो कुल विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि उत्तराखंड में कुल कितने विधायक होंगे? 71 विधायक होंगे, 71 विधायक होंगे। लेकिन इसमें जो विधायक होते हैं 70 तो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और एक जो होता है वो होता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, क्या होता है? एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, और उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं वो हरिद्वार में। ठीक है, कहाँ है? हरिद्वार में। आपको याद रखना है कि विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहाँ है? हरिद्वार में। कितनी है? 11। और उसके बाद है देहरादून में। तो देहरादून में जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 10। कितनी है? 10। और सबसे जो कम सीटें हैं विधानसभा के उत्तराखंड में वो 3 जिलों में, एक तो है बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में जो सीटें हैं वो दो सीटें सारी जगह। ठीक है, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड में जो 13 विधानसभा सीट हैं, ठीक है,
उन 13 विधानसभा सीट जो हैं वो एससी कैंडिडेट के लिए क्या है, आरक्षित हैं, जबकि 2 सीटें जो हैं एसटी कैंडिडेट के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग याद कर लेंगे। तो किस जिलों में सबसे अधिकतम विधायक चुने जाते हैं? देहरादून और हरिद्वार में चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? श्रीनगर, अल्मोड़ा, जोशीमठ या नैनीताल में? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीनगर गढ़वाल में। तो हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी रिसर्च जो सेंटर है वो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, और यहाँ पे जो अध्ययन होता है वो वनस्पतियों का अध्ययन होता है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 16 है कि डोरथी सीट पर्यटन स्थल कहाँ है? तो ये डोरथी सीट जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ पे? यहाँ पे मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा या शिमला। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो ये जो डोरथी जो सीट जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ है? हमारे नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में इसे टिफिन टॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? डोरथी सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां कि जो महामृत्युंजय मंदिर है वो कहाँ है? उज्जैन, खजुराहो, रुद्रप्रयाग या अल्मोड़ा में? ठीक है, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जो जिला है, ठीक है, उस उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के नागेश्वर मंदिर समूह में, ठीक है, अल्मोड़ा में एक मंदिर समूह है नागेश्वर मंदिर समूह। उस नागेश्वर मंदिर समूह में क्या है? महामृत्युंजय मंदिर है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो महामृत्युंजय मंदिर है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में क्या है? जागेश्वर मंदिर समूह भी है। क्या है? जागेश्वर मंदिर समूह भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम व चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? ए देख लो आप, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी है। तो उत्तराखंड जो राज्य की जो स्थिति है ना, वो इसका जो सही आंसर होगा 18 का, वो होगा हमारा ए। 358 किलोमीटर तो क्या है? पूर्व से पश्चिम है, और उत्तर से दक्षिण क्या है? कम है। कितनी है? 320 किलोमीटर है। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके पास और आ सकता है कि जो उत्तराखंड राज्य है उस उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितने है? 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ का क्षेत्रफल है? कितना? 53,483 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जो उत्तराखंड जो राज्य है उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार आपको याद रखना है, उसका आकार क्या है? आयताकार है, जिसमें क्या है? उत्तर से दक्षिण तो इसकी जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। ठीक है, और जबकि पूर्व से पश्चिम जो किलोमीटर है इसकी वो है 320 किलोमीटर। ठीक है, नहीं, पूर्व से जो पश्चिम है वो 358 किलोमीटर है, और जो उत्तर से दक्षिण है वो 320 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। ये भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 1.69% है। 19 क्वेश्चन है कि भारत का पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जस्टिन पांडे को, महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, या डी है दादा भाई नौरोजी को? तो याद रखना, महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी भारत के एकमात्र पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा ये 1906 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। अगर आपके पास एक क्वेश्चन इनसे और आ सकता है कि ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? ठीक है, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? तो ड्रेन थ्योरी भी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी जी ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, कहां से हुआ था? दिल्ली से, मेरठ से, झांसी से, कानपुर से? तो 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था कि जो मंगल पांडे थे, ठीक है, तो मंगल पांडे, उसमें जो पुलिस थी, ब्रिटिश जो सेना थी, उस सेना में क्या है? बहुत सारे भारतीय भी थे। तो भारतीयों को यह लगा कि जो यहाँ पे जो बंदूक है उस बंदूक में कारतूस भरा जाता था, तो कारतूस क्या करना पड़ता था? मुंह से खींचना पड़ता था। ठीक है, जब कारतूस मुंह से खींचना पड़ता था तो उसमें यह अफवाह फैल गई कि उसमें क्या है? चर्बी है, किसकी? सुअर की और यहाँ पे गाय की। तो अब हिंदू धर्म में जो है गाय को तो खाते हैं, वर्जित है हमारे यहाँ। तो ठीक है, तो ऐसे में जब अफवाह फैलेगी तो इन्होंने क्या? क्रांति की घोषणा कर दी। और ये क्रांति की घोषणा कहाँ हुई? सबसे पहले मेरठ छावनी में हुई, जिसमें मंगल पांडे क्या हो गए थे? मंगल पांडे को बाद में क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, ऐसे ही जो है फिर कानपुर से जैसे नाना साहब थे, उन्होंने वहां से क्या नेतृत्व किया।
ठीक है। ऐसे लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, वहाँ का नेतृत्व किसने किया 1857 क्रांति का? बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है। ऐसे ही कानपुर से नाना साहब हो गए, इलाहाबाद से लियाकत अली थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सबको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की जो की थी, क्या की थी? स्थापना की थी। और कब की थी? 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध चित्रकार कवि कौन थे? ए है विष्णु, बी है सुब्रमण्यम भारती, सी है चिदम्बर पिल्ले, या डी है एस सत्यामूर्ति। ठीक है। तो प्रसिद्ध जो यहाँ पे जो कवि हैं वो है आपके सुब्रमण्यम भारती। ठीक है। तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि थे सुब्रमण्यम भारती। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया? 1909, 1911, 1906 या 1971 में? तो देखिए, जो बंगाल का विभाजन रद्द किया गया वो 1911 में किया गया। ठीक है। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है। होता क्या है कि लॉर्ड कर्जन जो है भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि कहीं जो है यहाँ पे क्या है, भारतीयों हमारे विरुद्ध आक्रोश ना हो, और अगर आक्रोश होगा तो हमें क्या है, इस देश से जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन क्या है भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे फूट डालो, अगर क्वेश्चन आएगा कि फूट डालो एवं शासन करो कि नीति की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो उसने क्या किया कि उसमें बंगाल था, तो बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है। आपका आज का जो बांग्लादेश है, जो पश्चिम बंगाल है, वो पूरा पहले क्या था? बंगाल था पूरा। तो यहाँ पे क्या है, जो पूर्वी बंगाल है, उस पूर्वी बंगाल में क्या था? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जबकि जो पश्चिम बंगाल था उसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो ऐसे में इसने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने के लिए क्या है, बंगाल का विभाजन कर दिया था उसमें लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। तो जब बाद में क्या हुआ कि 1911 में जो है ब्रिटिश सम्राट होते हैं, ब्रिटेन के सम्राट होते हैं लॉर्ड जॉर्ज पंचम। ठीक है। जो जॉर्ज पंचम होते हैं वो भारत आते हैं। ठीक है। और भारत में क्या है, दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, यानी कि दिल्ली में एक दरबार लगाया जाता है, दिल्ली दरबार। और उसमें क्या है, एक सबसे पहले घोषणा की जाती है कि दिल्ली दरबार में सबसे पहले घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाएगा, यानी बंगाल को फिर से क्या है, मिला दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी घोषणा, सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा आपको याद रखनी है कि पहले भारत की राजधानी 1911 तक कलकत्ता थी। भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। ठीक है। और 1911 में यह घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कहाँ होगी? दिल्ली होगी। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई? 1912 में हुई। घोषणा 1911 में हुई, लेकिन बनाई कब गई? 1912 में बनाएगी। तो आप इतना याद रख लेंगे। ठीक है। तो देखो, तब से राजधानी अभी तक दिल्ली ही है। ठीक है। और दिल्ली राजधानी कब बनाई गई थी? 1912 में बनाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1939, 1940, 1941 या 1942 में? ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1940 में। ठीक है। 1940 में एक लाहौर में एक अधिवेशन होता है। ठीक है। लाहौर में एक अधिवेशन होता है और उसमें एक प्रस्ताव दिया जाता है कि भाई हमें क्या है, मुस्लिमों को एक अलग से क्या है, पाकिस्तान की मांग क्या करनी चाहिए। और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। ठीक है। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सबको पता है किसने दिया था। ठीक है। तो इनकलाब जो जिंदाबाद का जो नारा है वो दिया था हमारे भगत सिंह जी ने। ठीक है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली ब्रिटेन के द्वारा भारत में कब लागू की गई थी? 1909 का अधिनियम था, जो 1935 का था, 1919 का था, या 1992 का था? तो भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली थी ना, द्वैध शासन प्रणाली, तो वो भारत में 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके द्वारा की गई। ठीक है। देखो 1917 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी। किसने घोषणा की थी? मॉन्टेग्यू ने घोषणा की थी कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई जाएगी। द्वैध शासन मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब दो लोग क्या यहाँ पे गवर्नमेंट चलाएंगे, एक तो चलाएंगे भारतीय और दूसरी के कौन से चलाएंगे? ब्रिटिश सरकार चलाएगी। ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार के पास उन्होंने क्या अच्छे अच्छे विभाग दिए, जैसे वित्त हो गया, सेना हो गया, सुरक्षा हो गया, ये सारे किसके पास रहेंगे? ब्रिटिश सरकार के पास रहेंगे। लेकिन भारतीयों के पास कुछ, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे विभाग किसके पास रहेंगे? भारतीयों के पास रहेंगे। ठीक है। ये स्थानीय सुशासन हो गया।
तो उसमें क्या होते थे, उसमें विधान परिषद के चुनाव होते थे, और विधान परिषद के चुनाव से क्या है, हमारे क्या है, जो इंडियन होंगे वो चुन के जा सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 27। किसने विधानसभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी? भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो जब संविधान का निर्माण होना था ना, तो संविधान के निर्माण के समय अनेक जो है समितियां बनाई गई थी, तो उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति में जो थे कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, ये भी याद रखना है। और इन सबके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो लोकसभा होती है, उस लोकसभा में मान्यता प्राप्त जो विपक्षी दल होता है उसके लिए कितने सीटों का प्रतिशत होना जरूरी है? 5, 10, 8 या 15? तो देखो लोकसभा में क्या होता है कि जो लोकसभा होती है उसमें एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। ठीक है, पक्ष में वो लोग बैठते हैं जिनकी क्या है, सरकार इस समय, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी केवल गवर्नमेंट के साथ साथ और सारे क्या है, कुल 23 जो है यहाँ पे पार्टियां बीजेपी के साथ हैं। ठीक है, और विपक्ष में वो लोग बैठते हैं कि जो इसमें सरकार में नहीं है। तो अगर विपक्ष में आपको विपक्ष का नेता बनना है, ठीक है, तो उसके लिए कितने प्रतिशत आपके पास सीटें होनी चाहिए? तो उसके पास होनी चाहिए आपको 10% सीटें कम से कम होनी चाहिए। इस समय जो लोकसभा की सीटें इसमें कितनी है? 545 हैं। तो 545 का 10% कितना हुआ? 54, यानी कि 55 सीटें आपके पास होनी चाहिए विपक्षी दल का नेता बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 29वां कि ऊपरी सदन के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5, 6, 4 या 2? ठीक है, तो ऊपरी सदन के जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और ऊपरी सदन जो होता है यानी कि जो राज्यसभा होती है, ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा को, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और इसके क्या है कि हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक है, फिर उनके जगह पे क्या आते हैं, नए सदस्य आते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इट इज अ परमानेंट क्या है, एक सभा होती है, परमानेंट सभा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30वां कि धन विधेयक पारित किया होता था लोकसभा राज्यसभा एक साथ, दोनों सदनों में, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो लोकसभा हमेशा याद रखना आप, जो हमेशा धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में पहले क्या हो जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक किसमें? आर्टिकल 110 में है। ठीक है, तो लोकसभा को क्या है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार निम्नलिखित देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या आयरलैंड? तो जो 31 का सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रसिया से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के जो हैं वो किसमें, वो है आपके 4 के क में। ठीक है, भाग कितने हैं? भाग 4 का क है, और जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 51 का क। ठीक है, भारत का जो मूल संविधान था, जब संविधान बनाया गया था तो उस संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हमारे कौन से भाग में? भाग 3 में। ठीक है, और आर्टिकल कितने? 12 से 35 तक है। ठीक है, और मौलिक अधिकार के बाद आपको याद रखना है कि भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व किसमें? भाग 4 में। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद में? 36 से 51 तक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले क्या है, वो अपना पद क्या है, छोड़ सकता है। ठीक है, अगर पद नहीं छोड़ता है तो उसको क्या है, हटाया भी जा सकता है। वो है महाभियोग के द्वारा, वो है आर्टिकल 61 में। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति है, क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति अपना जो संबोधन करके त्यागपत्र किसे देता है? वो देता है उपराष्ट्रपति को। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन है? ठीक है, तो सबसे जो ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है वो है तुंगनाथ मंदिर। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? चमोली में। ठीक है, जबकि केदारनाथ का रुद्रप्रयाग में, और मधमहेश्वर भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है 34वां कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में पहना जाता है? ठीक है, तो पैरों में पहना जाना आभूषण कौन सा? तुगियल, धागुला, झांवर या बुलाक? तो जो झांवर है, झांवर, ठीक है, जो झांवर है वो काम सब कहाँ जाता है? पैरों में पहने जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो है तुगियल क्या है, हमारे गढ़वाल में नहीं पहना जाता है लेकिन कुमाऊं में पहना जाता है। ठीक है, और तुगियल कहाँ पहना जाता है? कानों में पहना जाता होगा।
ठीक है। आपने देख रखा होगा कि जो हमारी जो महिलाएं होती है, पुरानी पुरानी जो दादियाँ दूधियाँ होती हैं, उनका क्या है, कान जो है नीचे से लेकर, ये कान होगा ना कान, तो यहाँ नीचे से लेकर नीचे छेदते हैं कान को, लेकिन ऊपर तक क्या है, उनके यहाँ छेद बिल्कुल यहाँ तक रहते हैं छेद, और उन्हें बहुत सारी चीज़ें पहन रहती हैं ऊपर तक, ठीक है, कान पे। तो वो तुगियल भी, उनमें से एक तुगियल भी होता है, ठीक है। धागुला तो आपने देख रखा होगा, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है धागुला, ठीक है। और ये धागुला छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, और ये कहाँ पहनाया जाता है, हाथ में पहनाया जाता है, ठीक है। और बुलांक, बुलांक या फुल्ली, बुलांक क्या होता है, नाक में पहनी जाती है, ठीक है। तो नाक के बीच से जो दो छेद किए जाते हैं उसमें क्या पहनाई जाती है, बुलांक पहनाई जाती है, ठीक है। तो झांवर आपको क्या रखना है, पैरों में पहना जाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कफली, गिंजड़ी, सिरोला, गजरो नाम से संबंधित है, आभूषण है, लोकतंत्र है, लोक कला है हमारे, ये स्थानीय व्यंजन है। तो ये सारे स्थानीय व्यंजन है, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है स्थानीय व्यंजन कहाँ से हो गया, आपने तो कभी खाई होंगे, लेकिन कफली आपने जरूर खाई होगी, ठीक है। तो कफली जो होती है वो आपने जरूर खाई होती है, क्योंकि पालक की पत्तियों से बनती है, ठीक है, पालक की पत्तियों से बनती है, ठीक है। तो कफली क्या है, ये सब क्या स्थानीय व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, आपको सूची ए दे रखी है और सूची बी दे रखी है, तो आपको ये मिलाने हैं, ठीक है। तो झुमेलो है, झोलिया है, बाजूबंद है, पांडव है। एक तरफ विजय, प्रकृति, प्रेम, सिद्ध पुरुष या प्रेम श्रृंगार दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे जो है सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी, ठीक है। तो आप भी देख लीजिए सी कैसे होगा। जो झोलिया है ना, झोलिया, वो झोलिया क्या है, वो क्या सिद्ध पुरुष नहीं, पहले का होगा प्रकृति प्रेम से संबंधित है, झुमेला जो है प्रकृति प्रेम से संबंधित है, ठीक है। दूसरा क्या आपका छोलिया, तो छोलिया का क्या होगा, आपको विजय से संबंधित है, ठीक है। तीसरे का होगा आपका चार, यानी कि प्रेम प्रसंग से शुरू है ये। और जो पांडव नृत्य है वो क्या है, सिद्ध पुरुष से संबंधित है, ठीक है। तो पहले का झुमेला का हो गया आपका दो, ठीक है। छोलिया का हो गया आपका एक, और इसका हो गया आप चार, और इसका हो गया तीन। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसमें। देखो जो छोलिया नृत्य होता है ना, छोलिया, ये विजय से क्यों संबंधित होता है, क्योंकि जो छोलिया नृत्य होता है उसमें क्या करते हैं कि जो इसमें नर्तक होता है, नर्तक, उसके पास क्या होती है, तलवार और ढाल होती है। तो तलवार और ढाल तो आपने देख रखी, तो इसमें बहुत सारे कर्तव्य दिखाता है वो। तो बहुत सारे कर्तव्य दिखाने का मतलब है कि जो छोलिया नृत्य है वो किससे संबंधित है, विजय से संबंधित है, यानी कि जीत से संबंधित है, ठीक है। और जो झुमेलो नृत्य है, ठीक है, झुमेरो में क्या है कि ये क्या है, बिल्कुल झूम झूम के किया जाने वाला और प्रकृति और प्रेम से संबंधित इसको दिखाता है ये, ठीक है। और जो आपका जो बाजूबंद नृत्य है, ठीक है, बाजूबंद नृत्य या पांडव नृत्य, इसमें क्या होता है, ये जागर जागर होता है, उसमें क्या करते हैं, ये डांस करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। 37 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, कि 37 क्वेश्चन हमारे पास कि जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में स्थित में ये कहाँ पे, अरावली की जो पहाड़ियां है ना उसमें है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन, नामुर, कांगो या लीना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अमेजन जो है सबसे लंबी नदी है यहाँ पे, ठीक है। अमेजन जो है वैसे आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नहीं, देखो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन है, ठीक है। और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन ये। और वैसे कौन से लंबाई में, नील नदी सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नगर में पाई जाती है, ठीक है। भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो सांबर झील अगर कोई राजस्थान जा रखा तो उसने जयपुर में देख रखी होगी सांबर झील। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेगा। तो सबसे ज्यादा समय कौन सा लेगा, जो सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ हमारे पास, तो वो कौन सा, बृहस्पति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन आपको सूची मिलाने के लिए दे रखी है, ए और बी। कंगोर घाटी राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय वन, कुगती वन्य जीव अभयारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। तो देखिए इसमें अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो एक बार आपने सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य दे रखा होगा, ये हमारे हरियाणा में, सुल्तानपुर जो पक्षी अभयारण्य है हरियाणा में। तो यहाँ पे डी का 2 कहाँ पे, डी का 2 यहाँ पे, तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कंगोर घाटी राष्ट्रीय वन का है, छत्तीसगढ़ में ही है, तो पहले का पहला ही है।
और जो यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय वन है ये कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। और जो कुगती जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ है, हमारे हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देख लो कि निम्न आदम जनजातियों में उनके निवास स्थान के युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बुक्सा पौड़ी गढ़वाल में, कोल जम्बरपुर में, मुंडा जो है छोटा नागपुर में, और कोरबा जो है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो गया कोरबा, ठीक है। तो जो कोरबा जो जनजाति है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, जबकि कोरबा जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, झारखंड व छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, कोरबा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। अगला है 43 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल भारत ने किसको हराया था। तो वैसे पुराना क्वेश्चन हो चुका है, तो क्वार्टर फाइनल भारत ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2011 के बाद 15 में और वर्ल्ड कप हर 4 साल में क्या है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। 15 के बाद हुआ 2019 में, तो वर्ष 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था, तो याद रखेंगे आप, इंग्लैंड ने जीता था। और किसको हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारस प्रकाश वर्ष मानक है किसका है, समय का है, दूरी का है, द्रव्यमान का है, आयतन है। तो प्रकाश वर्ष जो है मानक है वो है दूरी का, ठीक है। देखो दूरी के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, किलोमीटर हो गया। तो दूरी का एक मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष भी है, ठीक है। क्यों है मात्रक प्रकाश वर्ष, क्योंकि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है, ठीक है। नहीं, दूरी का एक मात्रक प्रकाश वर्ष है, लेकिन दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई है वो पारसेक है। क्या है, पारसेक है। अगला क्वेश्चन है दाब क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, केवल अनुपात है, केवल आंकिक मान है। तो दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। तो दाब क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है कि जिसमें केवल ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण ही परिमाण होता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी अदिश राशियां, जैसे द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, ठीक है, चाल होगी, कार्य हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, ठीक है, विद्युत धारा होगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारी की सारी अदिश राशि हैं। तो दाब हमेशा याद रखना अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर समान तापमान, ठीक है। जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है तो वो किस तापमान पर एक समान तापमान देते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या डी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर समान तापमान होता है वो होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो जो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग हो गया तो उसका अध्यक्ष भी कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन है किस उद्योग में भारत में अधिकतम मजदूर कार्यरत हैं, चीनी, कपड़ा, जूट या लौह इस्पात उद्योग। तो जो भारत में अधिकतम मजदूर जो कार्यरत हैं वो है हमारे कपड़ा उद्योग में, ठीक है। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 1 रुपए का नोट होता है ना उसमें किसके साइन होते हैं, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल के, भारत सरकार के, वित्त सचिव के, वित्त मंत्री के, डी है प्रधानमंत्री के। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं, वित्त सचिव के। जबकि और जितने भी नोट है उसमें भारत के गवर्नर के क्या होते हैं, साइन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, आयकर है, व्यापार कर है, वैट है, उत्पाद कर है। तो ऐसा टैक्स जो हम सीधे सरकार को देते हैं वो केवल के आयकर है। इनकम पे लगने वाला टैक्स सरकार हमसे क्या हमारे इनकम पे टैक्स लगाती है, वो हम सीधा क्या देते हैं, उसको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने कर रहे हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन। ये आप अगर यूके SSC, UBTR जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें GS और हिंदी पूछी जाती है तो उसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे। तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें। बिल्कुल भी आप लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो धन्यवाद।